शाम ढल चुकी थी, लेकिन हवेली के भीतर अंधेरा कई सालों से जमा था। यह अंधेरा सूरज की रोशनी से नहीं, बल्कि उन बातों से बना था जो कभी कहीं नहीं गईं। राजस्थान के छोटे से कस्बे देवगढ़ के बाहर खड़ी यह हवेली अब वीरान थी, मगर कभी यहां हंसी, संगीत और सत्ता का शोर गूंजता था। आदित्य सिंह कार से उतरा तो सबसे पहले उसे हवेली की चुप्पी ने चौंकाया। यह साधारण सन्नाटा नहीं था, यह ऐसा सन्नाटा था जो आदमी के भीतर उतर जाता है। उसने गहरी सांस ली। 15 साल बाद वह इस जगह लौटा था। 15 साल पहले वह यहां से भागा था, या यूं कहें निकाल दिया गया था। लोहे का भारी गेट खुलते ही चरमराया आवाज जैसे पूरे अतीत को जगा गई। आदित्य के हाथ में सिर्फ एक बैग था, लेकिन दिल में बोझ बहुत ज्यादा। हवेली के बरामदे में खड़ी एक औरत ने उसे देखा, उम्र 50 के पार, चेहरे पर सख्ती और आंखों में वह सवाल जो कभी पूछा नहीं गया। तुम आ गए, उसने कहा। आदित्य ने सिर झुकाया। हां चाची। वह औरत थी कावेरी देवी, इस हवेली की रखवाली करने वाली और उन राजों की भी जो दीवारों में कैद थे। तुम्हारे पिता की इच्छा थी, कावेरी देवी बोली, कि तुम लौटो। पिता, यह शब्द आदित्य के लिए हमेशा अधूरा रहा। रात के खाने की मेज पर सिर्फ 3 लोग थे, आदित्य, कावेरी देवी और उसका छोटा चचेरा भाई राघव। राघव की मुस्कान में अपनापन था, लेकिन आंखों में डर। भैया, राघव ने धीरे से कहा, आपको पता है न मां की मौत। आदित्य ने कांटा रोक दिया। दुर्घटना थी। राघव की उंगलियां कांप गईं। सब यही कहते हैं। हवा में कुछ टूट सा गया। उस रात आदित्य अपने पुराने कमरे में गया, वही कमरे जहां उसने कॉलेज जाने से पहले आखिरी रात बिताई थी। दीवार पर अभी भी एक तस्वीर टंगी थी, मां, पिता और वह खुद। तस्वीर के शीशे में दरार थी, ठीक मां के चेहरे पर। आदित्य को नींद नहीं आई। आधी रात को किसी के चलने की आवाज आई। कदम आहिस्ता थे, जैसे कोई नहीं चाहता हो कि उसे सुना जाए। आदित्य उठा, दरवाजा खोला। कॉरिडोर में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीली मिट्टी के निशान थे जो सीधे बेसमेंट की ओर जा रहे थे। उसका दिल तेज धड़कने लगा। बेसमेंट जहां जाना हमेशा मना था। नीचे उतरते ही बदबू आई, नमी और पुराने कागजों की। एक बल्ब टिमटिमा रहा था। दीवार के पास एक पुरानी अलमारी थी जिसका दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक फाइल पड़ी थी, उस पर लिखा था, अनन्या सिंह, 15 साल पहले। अनन्या उसकी मां। आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसने फाइल खोली। अंदर पहला पन्ना ही उसके पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी था। कॉज ऑफ डेथ अंडर इन्वेस्टिगेशन। दुर्घटना नहीं। पीछे से अचानक आवाज आई, कुछ सच सोए रहने चाहिए आदित्य। वह पलटा। सामने कावेरी देवी खड़ी थीं। उनके हाथ में लालटेन थी और आंखों में वह खामोशी जो बोलने से ज्यादा डराती है। आदित्य समझ गया, यह वापसी सिर्फ पिता की इच्छा नहीं थी, यह शुरुआत थी। और इस हवेली में हर चुप्पी के पीछे एक चीख छुपी थी। सुबह की पहली रोशनी भी हवेली के भीतर डर को कम नहीं कर पाई थी। आदित्य की आंखें पूरी रात खुली रहीं। कावेरी देवी की वह आवाज, वह फाइल और मां का नाम सब उसके दिमाग में एक साथ घूम रहे थे। नीचे आंगन में कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि हवेली जाग चुकी है, लेकिन किसी ने रात की घटना का जिक्र नहीं किया, जैसे सबने चुप रहने का समझौता कर लिया हो। राघव बरामदे में बैठा चाय पी रहा था। आदित्य को देखते ही वह चौंका। आप सोए नहीं? आदित्य ने हल्की मुस्कान बनाई। यह जगह सोने नहीं देती। राघव ने चारों ओर देखा और आवाज धीमी कर ली, आप बेसमेंट गए थे, है ना? आदित्य रुक गया। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हर कोई जो वहां जाता है बदल जाता है, राघव बोला, और मां भी बदली हुई थी अपनी मौत से पहले। यह बात आदित्य के सीने में चुभ गई। क्या मतलब?
राघव ने सिर हिलाया। वह डरने लगी थीं, रात में किसी से बातें करती थीं। और फिर एक दिन उसकी आवाज टूट गई। दोपहर को आदित्य ने हवेली का पुराना हिस्सा देखने का फैसला किया। वह हिस्सा जहां पिता ने कभी जाना मना कर दिया था। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं, जैसे हर कदम पर अतीत शिकायत कर रहा हो। एक कमरे में उसे पुराना रिकॉर्ड प्लेयर मिला। पास ही धूल से ढकी कुछ कैसेट्स थीं। एक पर लिखा था, आनंद निजी। आदित्य का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कैसेट चलाई। पहली आवाज उसकी मां की थी, डरी हुई, थकी हुई। अगर कोई यह सुन रहा है तो समझ लीजिए, मैं पागल नहीं हूं। इस हवेली में कुछ है या कोई है जो सच को दबाना चाहता है। आदित्य की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। मैंने कावेरी को देखा था उस रात, आवाज आगे बोली, और मुझे लगता है वह अकेली नहीं थी। कैसेट अचानक बंद हो गई। पीछे से तालियां बजने की आवाज आई। बहुत देर हो गई है आदित्य, कावेरी देवी बोली। कुछ सवालों के जवाब जानना सबके लिए अच्छा नहीं होता। आदित्य पलटा। इस बार वह डर नहीं रहा था। मेरी मां की मौत दुर्घटना नहीं थी। कावेरी देवी की आंखों में पहली बार हल्की घबराहट दिखी। सच कभी अकेले नहीं मरता, उन्होंने कहा। वह अपने साथ सबको ले डूबता है। शाम को गांव से खबर आई, पुरानी हवेली के पास एक कंकाल मिला है। पुलिस आने वाली थी। आदित्य को समझ में आ गया, यह कहानी सिर्फ उसकी मां तक सीमित नहीं है। राघव ने फुसफुसाकर कहा, अब आप भी इस हवेली का हिस्सा बन चुके हैं भैया। आदित्य ने अंधेरे की ओर देखा। उसे लगा हवेली मुस्कुरा रही है। और खामोशी और गहरी हो गई। पुलिस की जीप की आवाज हवेली के सन्नाटे को चीरती हुई आई। लाल नीली बत्तियां जैसे दीवारों पर जमी परछाइयों को हिला रही थीं। आदित्य बरामदे में खड़ा था। उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब वह सिर्फ लौटकर आया बेटा नहीं था, वह सवाल बन चुका था। इंस्पेक्टर शेखावत भारी कदमों से अंदर आया। उसकी आंखें तेज थीं, लेकिन थकी हुई। उसने हवेली को देखा, फिर आदित्य को। यह जगह हमेशा मुसीबतें खींचती है, उसने कहा। कंकाल मिला है, कम से कम 10-12 साल पुराना। आदित्य का दिल बैठ गया। कहां? पुराने कुएं के पास, वही कुआं जिसे आपके पिता ने सील करवाया था। कावेरी देवी पीछे खड़ी सब सुन रही थीं। उनका चेहरा पत्थर जैसा था। यह सब बेकार की अफवाहें हैं, उन्होंने कहा। पुरानी जमीन है, कुछ भी निकल सकता है। इंस्पेक्टर ने उन्हें देखा, फिर आदित्य की तरफ मुड़ा। आप शहर से आए हैं मिस्टर सिंह, अक्सर बाहर वाले सवाल ज्यादा पूछते हैं। आदित्य ने पहली बार आवाज ऊंची की, क्योंकि अंदर वाले जवाब छुपाते हैं। हवा में तनाव भर गया। कुएं के पास भीड़ जमा थी, मिट्टी खोदी जा चुकी थी। सफेद कपड़े में लिपटा कंकाल बाहर रखा था। आदित्य की नजर एक चीज पर अटक गई, कंकाल के हाथ में बंधा हुआ लाल धागा। उसका गला सूख गया। यह वही धागा था जो उसकी मां हर किसी की कलाई में बांधती थी। राघव पास खड़ा कांप रहा था। भैया, यही। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। उसके कानों में मां की आवाज गूंज रही थी, सच कभी अकेला नहीं होता। उसी रात आदित्य ने फैसला कर लिया। वह हवेली छोड़कर भागने नहीं आया था, वह इस बार सच निकालकर ही जाएगा। वह पुराने स्टोर रूम में गया। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने जोर लगाया, ताला टूटा। अंदर अंधेरा था। अचानक किसी ने पीछे से उस पर हमला किया। आदित्य गिर पड़ा। लकड़ी का डंडा उसके कंधे पर लगा। दर्द बिजली की तरह दौड़ गया। रुको, एक आवाज आई। लाइट जली। सामने राघव खड़ा था, हाथ में डंडा, आंखों में डर और गुस्सा दोनों। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, राघव चिल्लाया। आदित्य उठ खड़ा हुआ। तुम जानते हो है ना? राघव की सांसें तेज थीं। मैंने सब देखा था उस रात,
जब चाची ने बुलडोजर रुकवाया नहीं, जब आपकी मां चीखी थी। आदित्य का खून जम गया। और तुम चुप रहे। मैं बच्चा था, राघव रो पड़ा। उन्होंने धमकाया था, कहा था अगर बोला तो अगला नंबर मेरा होगा। अचानक बाहर शोर हुआ। कुछ लोग हवेली में घुस आए थे, स्थानीय गुंडे जिनके चेहरे ढके थे। फाइलें दे दो, उनमें से एक चिल्लाया। आदित्य ने राघव को पीछे किया, भागो। एक गुंडे ने चाकू निकाला, हमला। आदित्य ने कुर्सी उठाकर रोका, टक्कर लकड़ी टूटी, हाथापाई शुरू हो गई, घूंसे, चीखें, खून। राघव ने पीछे से एक पर वार किया, आदमी गिर पड़ा। तभी एक गोली चली, दीवार में छेद हो गया। पुलिस सायरन की आवाज आई, गूंडे भाग निकले। हवेली फिर से खामोश हो गई। इंस्पेक्टर शेखावत लौट आया। उसने टूटी चीजें देखीं, आदित्य की चोट देखी। आप मुश्किलों में पड़ रहे हैं, उसने कहा। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा, क्योंकि मैं सच के करीब हूं। इंस्पेक्टर कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, तो सावधान रहिए, इस शहर में सच जिंदा नहीं छोड़ा जाता। रात के आखिरी पहर आदित्य छत पर खड़ा था। उसके हाथ में मां की कैसेट थी। अब यह सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं थी, यह खामोशियों के खिलाफ युद्ध था। हवेली की रातें अब आदित्य के लिए अजंबी नहीं रही थीं, वे दुश्मन बन चुकी थीं। गूंडों के हमले के बाद पुलिस तो चली गई, लेकिन डर वहीं ठहर गया। दीवारों पर खून के धब्बे साफ कर दिए गए थे, मगर हवेली की हवा में अभी भी हिंसा की गंध थी। सुबह होते ही कावेरी देवी ने पूरे घर को इकट्ठा किया। उनकी आवाज में अब आदेश था, अपनापन नहीं। यह घर अब पुलिस के लिए खुला रहेगा, उन्होंने कहा, और कोई भी बिना इजाजत कहीं नहीं जाएगा। आदित्य ने उनकी तरफ देखा। या शायद आप चाहती हैं कि कोई बाहर न जाए ताकि सच बाहर न पहुंचे। कावेरी देवी की आंखें सख्त हो गईं। सच, उन्होंने हल्की हंसी हंसी, सच वही होता है जो जिंदा रह सके। दोपहर तक शहर में खबर फैल चुकी थी, हवेली के पास मिला कंकाल, रात का हमला और आदित्य सिंह की वापसी। लोकल नेता हरिशंकर त्रिवेदी खुद हालात देखने पहुंचा, सफेद कुर्ता, चेहरे पर चिंता का दिखावा। यह इलाका मेरी जिम्मेदारी है, त्रिवेदी बोला, और मैं नहीं चाहता कि पुरानी बातों से आज का अमन खराब हो। आदित्य ने सीधा सवाल दागा, पुरानी बातें या पुराने गुनाह? भीड़ सन्ना हो गई। त्रिवेदी ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन उसकी आंखों में चेतावनी थी। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं, बेटा। शाम को राघव आदित्य के कमरे में आया। उसके हाथ में एक पुरानी चाबी थी। यह मुझे मां के संदूक से मिली, उसने कहा। वह कहती थी अगर कुछ हो जाए तो यह आदित्य को देना। चाबी पर उकेरा था ब्लॉक सी। आदित्य समझ गया, यह हवेली का वह हिस्सा था जिसे सालों पहले गिरा हुआ घोषित कर दिया गया था। रात में दोनों चोरी छिपे वहां पहुंचे। ब्लॉक सी अंधेरे में डूबा था, फर्श धंसा हुआ, दीवारें फटी हुईं। अंदर एक गुप्त कमरा मिला, दीवार पर दर्जनों फाइलें टंगी थीं, जमीन अधिग्रहण, गायब लोग, फर्जी हस्ताक्षर। और एक फाइल सबसे ऊपर, अनन्या सिंह विटनेस स्टेटमेंट। आदित्य की आंखें भर आईं। उसकी मां सिर्फ शिकार नहीं थी, वह गवाह थी। अचानक बाहर गाड़ियों की आवाज आई, टॉर्च की रोशनी। वे हमें ट्रैक कर चुके हैं, राघव फुसफुसाया। दोनों भागे। अंधेरे में गोलियां चलीं, एक गोली दीवार के पास लगी, मलबा गिरा। आदित्य ने राघव को धक्का देकर बचाया, लेकिन खुद गिर पड़ा। ऊपर खड़े आदमी ने कहा, फाइल छोड़ दो, यह आखिरी चेतावनी है। आदित्य ने खून से सना हाथ उठाया, फाइल सीने से चिपकी हुई नहीं। पुलिस सायरन फिर गूंजा, हमलावर पीछे हट गए। रात के अंत में आदित्य जान चुका था, यह सिर्फ पारिवारिक रहस्य नहीं था, यह राजनीतिक खेल था। और उसकी मां
इस खेल में सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। हवेली की खामोशी अब टूट चुकी थी। युद्ध शुरू हो गया था। रात के 3 बजे थे। शहर सो रहा था, लेकिन आदित्य की आंखों में नींद नहीं थी। वह सड़क के उस पार खड़े पुराने होटल की छत पर बैठा था, नीचे दौड़ती गाड़ियों की आवाज सुनते हुए। उसके बैग में वही फाइल थी, अनन्या सिंह। अब वह कागजों का ढेर नहीं थी, वह एक जिंदा खतरा थी। फोन की स्क्रीन जली। राघव। आदित्य ने तुरंत कॉल उठाया। तुम कहाँ हो? राघव की आवाज धीमी और टूटी हुई थी। सुरक्षित, आदित्य बोला। तुम? कुछ सेकंड की खामोशी। हवेली अब सुरक्षित नहीं है, राघव ने कहा। मां, वो हमारे साथ नहीं है। आदित्य। यह शब्द गोली की तरह लगे। क्या मतलब? मतलब यह कि पुलिस यहां सवाल नहीं पूछ रही, सिर्फ ढूंढ रही है, और उनका पहला सवाल तुम्हारा नाम है। आदित्य ने आंखें बंद कर लीं। जिस शख्स से वह भाग रहा था वह अब सच बन चुका था। सुबह होते ही न्यूज चैनल्स गर्म थे। सिंह परिवार पर शिकंजा, लैंड स्कैम में नया नाम। स्क्रीन पर आदित्य की बचपन की तस्वीर चल रही थी। उसी समय हवेली में कावेरी देवी शांत बैठी थीं। उनके सामने इंस्पेक्टर वर्मा खड़ा था। लड़का बाहर है, वर्मा बोला, और मीडिया उसके पीछे है। कावेरी देवी ने चाय का कप उठाया, हाथ नहीं कांपा। तो उसे भागने दो, उन्होंने कहा। जितना भागेगा उतना थकेगा। और राघव? कावेरी देवी की आंखों में पहली बार कुछ सख्त चमका। राघव हमारा बीमा है। आदित्य सीधे पुराने कोर्ट क्वार्टर पहुंचा। वहां रहने वाला शख्स कभी ताकतवर था, अब सिर्फ एक बूढ़ा आदमी। सुधीर वर्मा, रिटायर्ड जज। दरवाजा खुलते ही बूढ़े की आंखें भर आईं। तुम्हारी मां की आंखें बिल्कुल वैसी ही, वह बुदबुदाया। आदित्य अंदर बैठा, फाइल सामने रखी। आपने यह केस क्यों दबाया? जज की आवाज कांप गई। क्योंकि मुझे बताया गया था कि अगर मैंने सच लिखा तो अगली फाइल में मेरा नाम होगा। किसने बताया? बूढ़े ने दीवार की ओर इशारा किया, जहां नेताओं के साथ खींची तस्वीरें टंगी थीं। इस देश में आदेश कागज पर नहीं आते बेटा, वे फोन कॉल में आते हैं। शाम होते होते आदित्य को मैसेज मिला। राघव को अरेस्ट कर लिया गया है। चार्ज सबूत छुपाना। आदित्य का हाथ कांप गया। यह सीधा वार था। उसने देर नहीं की। लैपटॉप खोला, फाइल स्कैन की। एक एक पेज, एक एक नाम। उसने सब कुछ एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को भेज दिया। सेंड। उस पल आदित्य समझ गया, अब वह सिर्फ सच्चाई नहीं ढूंढ रहा है, अब वह युद्ध में उतर चुका है। रात में हवेली की लाइटें बुझी हुई थीं। कावेरी देवी के फोन पर कॉल आई। डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए हैं। दूसरी तरफ गुस्से की आवाज थी। कावेरी देवी ने खिड़की से बाहर अंधेरे को देखा। तो खेल शुरू हो गया, उन्होंने कहा। अब कोई पीछे नहीं हटेगा। शहर के किसी अनजान कोने में आदित्य खड़ा था। आसमान बादलों से भरा था। नीचे सड़कें जगमगा रही थीं। उसे पहली बार डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था और लड़ने के लिए सब कुछ। सुबह की हवा में अजीब सी घुटन थी। आदित्य ने महसूस किया कि अब शहर उसे पहचानता है, या शायद ढूंढ रहा है। हर मोड़ पर पुलिस, हर दीवार पर पोस्टर, हर स्क्रीन पर उसका नाम। सच अब उसका पीछा नहीं कर रहा था, वह उसे कुचलने आ रहा था। उसने अपना फोन बंद रखा था, लेकिन दिमाग चालू था। उसे पता था कि अगला कदम भावनाओं से नहीं, चालाकी से उठाना होगा। राघव को जिस लॉकअप में रखा गया था, वहां रात अचानक लंबी हो गई थी। पूछताछ नहीं, मारपीट नहीं, सिर्फ चुप्पी, वही चुप्पी जो डर से ज्यादा बोलती है।
एक पुलिसवाला आया, फाइल रखी और बोला, अगर तुमने बयान बदल दिया तो घर जा सकते हो। राघव ने ऊपर देखा। और अगर नहीं बदला? पुलिसवाले ने कंधे उचका दिए। तो इतिहास बन जाओगे। इधर आदित्य पुराने शहर की एक तंग गली में घुस चुका था। यह वही इलाका था जहां उसकी मां आखिरी बार किसी से मिलने आई थी। माया, एक लोकल सामाजिक कार्यकर्ता, अब भी वही काम करती थी। वही आखिरी नाम जो फाइल में पूरी तरह कटा हुआ था। तुम्हारी मां अकेली नहीं थी, माया ने कहा। उनके साथ और भी लोग थे। सबने बयान देने की कोशिश की, फिर सब गायब हो गए। किसने उन्हें उठाया? आदित्य ने पूछा। माया की आवाज धीमी हो गई। कानून ने। शाम को टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चली। अनन्या सिंह केस में नया मोड़, सरकारी गवाह सामने आने वाला था। हवेली में पहली बार हड़कंप मचा। कावेरी देवी ने फोन उठाया। आवाज सख्त थी, लेकिन अब उसमें जल्दबाजी थी। उस लड़के को आज रात रोकना होगा, और अगर वह नहीं रुका। कावेरी देवी कुछ पल चुप रहीं। तो उसे उदाहरण बना दो। उसी रात आदित्य को एक अनजान कॉल आया। अगर राघव जिंदा चाहिए, आवाज बोली, तो फाइल लेकर कल सुबह कोर्ट आओ। लाइन कट गई। आदित्य जानता था यह जाल है, लेकिन यह भी जानता था यह मौका है। सुबह कोर्ट परिसर भीड़ से भरा था। मीडिया, पुलिस, नेता सब मौजूद। आदित्य पीछे के गेट से अंदर घुसा। उसके बैग में फाइल थी, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग प्लान। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, सामने कावेरी देवी थी। पहली बार आमने सामने। अब भी वक्त है, उन्होंने कहा। यह सब यहीं खत्म कर दो। आदित्य की आवाज शांत थी। आपने मां को नहीं मारा, आपने सच को मारा। चारों तरफ कैमरे थे, सन्नाटा था। आदित्य ने फाइल हवा में उठाई। और सच आज बोलेगा। तभी अचानक अफरातफरी मच गई। धक्का मुक्की, गोलियों की आवाज। किसी ने आदित्य को पीछे खींच लिया, किसी ने राघव को दूसरी तरफ धकेल दिया। धुएं और शोर के बीच आदित्य ने देखा कावेरी देवी का चेहरा। पहली बार वहां डर था। जब शोर थमा तो एक बात साफ थी। अब यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं रही, यह सिस्टम के खिलाफ खुली जंग बन चुकी थी। और इस जंग में अब कोई मासूम नहीं था। अस्पताल की सफेद रोशनी आंखों में चुभ रही थी। आदित्य बेंच पर बैठा था। कपड़ों पर खून के धब्बे सूख चुके थे। वह खून उसका नहीं था, ये बात उसे बार बार याद दिलाई जा रही थी। राघव आईसीयू के अंदर था। हालत स्थिर बताई गई थी, लेकिन डॉक्टरों की आंखें भरोसा नहीं दे रही थीं। टीवी पर वही दृश्य बार बार चल रहा था। कोर्ट के बाहर गोलीबारी, भगदड़, और एक फ्रेम में कावेरी देवी का सख्त चेहरा। साजिश या सुरक्षा चूक? कौन जिम्मेदार? आदित्य ने टीवी बंद कर दिया। उसे जवाब चाहिए थे, हेडलाइन नहीं। देर रात एक आदमी उससे मिलने आया। साधारण कपड़े, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में बहुत कुछ देखा हुआ। मैं विनय हूं, उसने कहा सिद्ध से। आदित्य चौकन्ना हो गया। मैं तुम्हें अरेस्ट करने नहीं आया, विनय बोला। मैं सच जानने आया हूं, वह सच जिसे फाइलों से मिटाया गया। आदित्य ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, तो बैठिए, कहानी लंबी है। इधर हवेली में माहौल ठंडा नहीं हुआ था, वह और ज्यादा जहरीला हो गया था। कावेरी देवी अपने कमरे में अकेली बैठी थीं। दीवार पर अनन्या सिंह की पुरानी तस्वीर अब भी टंगी थी। उन्होंने पहली बार उसे नहीं देखा। फोन बजा। आपका नाम ऊपर तक पहुंच चुका है, आवाज बोली। आपको खुद को बचाने के लिए किसी को गिराना होगा।
कावेरी देवी ने बिना भाव बदले जवाब दिया। मैंने जिंदगी में बहुतों को गिराया है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कॉल कटने के बाद उनके हाथ कांप रहे थे। सुबह आदित्य को एक पेन ड्राइव मिली। कोई भेजने वाला नहीं। अंदर वीडियो थे झुग्गी हटाने की रात के, बुलडोजर के चीखों के। और आखिरी वीडियो में अनन्या सिंह जिंदा, डर के बावजूद कैमरे की तरफ देखती हुई। अगर मुझे कुछ हो जाए, वह कह रही थी, तो याद रखना यह दुर्घटना नहीं होगी। आदित्य की आंखें भर आईं। अब यह सिर्फ याद नहीं थी, यह गवाही थी। इसी बीच सीआईडी ने राघव की अरेस्ट को गैरकानूनी घोषित कर दिया। पुलिस के अंदर दरारें खुलने लगीं। लेकिन उसी शाम एक और खबर आई। जज सुधीर वर्मा मृत पाए गए। कारण हार्ट अटैक। आदित्य जानता था यह संयोग नहीं था। रात को आदित्य और विनय एक खाली गोदाम में मिले। अगर हम यह वीडियो लीक करते हैं, विनय बोला, तो सरकार हिल जाएगी, लेकिन इसके बाद तुम्हारी जिंदगी खत्म। आदित्य ने बिना हिचक जवाब दिया। मेरी जिंदगी उसी दिन खत्म हो गई थी जब मां मरी थी। दूर कहीं हवेली की खिड़की से कावेरी देवी शहर की लाइटें देख रही थीं। अब खेल उनके हाथ से निकल रहा था। उन्होंने फोन उठाया और आखिरी चाल चली। प्लान बी एक्टिवेट करो। आदित्य को यह बात पता नहीं थी, लेकिन वह महसूस कर रहा था, अगली सुबह या तो सच बचेगा या कोई नहीं। सुबह होने से पहले ही शहर जाग चुका था। सड़कों पर सायरन थे, न्यूज चैनलों के बाहर भीड़, और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक नाम ट्रेंड कर रहा था, अनन्या सिंह। आदित्य और विनय रात भर जागते रहे थे। गोदाम की ट्यूबलाइट झपक रही थी, जैसे सच खुद डर रहा हो बाहर आने से। वीडियो अपलोड होते ही सिस्टम पलटवार करेगा, विनय बोला। इंटरनेट बंद, चैनल दबाव में, और तुम टारगेट। आदित्य ने लैपटॉप स्क्रीन देखी। तो देर क्यों? उंगली एंटर पर रुकी। 1 सेकंड। फिर तारांकन अपलोड। पहले 10 मिनट कुछ नहीं हुआ, फिर सब कुछ। टीवी चैनलों ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई। झुग्गी हटाओ अभियान में मौतों का खुलासा। सरकारी गवाह का वीडियो सामने आया। सड़कों पर लोग जमा होने लगे, नारे लगे, गुस्सा उबलने लगा। हवेली में कावेरी देवी ने टीवी देखा। वीडियो के हर फ्रेम में अनन्या सिंह का चेहरा उन्हें घूर रहा था। पहली बार उनकी आवाज कांपी। तुमने यह नहीं करना चाहिए था, अनन्या। फोन बजा। अब आपको बयान देना होगा, दूसरी तरफ कहा गया, या फिर आपको बयान बना दिया जाएगा। इधर आदित्य को लोकेशन ट्रेस होने का अलर्ट मिला। वे आ रहे हैं, विनय बोला। 3 मिनट। दोनों अलग-अलग रास्तों से भागे। गोदाम के पीछे अंधेरी गली, फिर खाली फैक्ट्री। गोलियों की आवाज गूंजी। एक गोली दीवार से टकराई, दूसरी आदित्य के कान के पास से गुजरी। वह गिरा, संभला, दौड़ा। उसी समय राघव को अस्पताल से शिफ्ट किया जा रहा था। एम्बुलेंस अचानक रुकी। ड्राइवर ने मुड़कर देखा। गलत आंखें, गलत मुस्कान। शाम तक शहर में दंगे शुरू हो चुके थे। इंटरनेट बंद, कर्फ्यू। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच की घोषणा कर दी। कावेरी देवी प्रेस के सामने आईं। सफेद साड़ी, नम आंखें। अगर मेरे परिवार से कोई गलती हुई है, उन्होंने कहा, तो मैं खुद सजा भुगतने को तैयार हूं। आदित्य ने यह बयान एक बंद कमरे में देखा। उसे पता था यह आखिरी अभिनय है।
रात को विनय का फोन आया। राघव गायब है, वह बोला। और मेरे पास एक इनपुट है। कल सुबह फाइनल मूव होगा। आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा। शहर जल रहा था और इस आग में अब कोई सुरक्षित नहीं था। रात ने शहर को पूरी तरह निगल लिया था। कर्फ्यू के सायरन दूर दूर तक गूंज रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा शोर लोगों के गुस्से का था। आदित्य एक बंद पड़े प्रिंटिंग प्रेस में छिपा बैठा था। चारों तरफ स्याही की गंध थी, जैसे सच छपने से पहले ही लहू में भीग गया हो। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। अगर राघव जिंदा चाहिए, आवाज बोली, तो सुबह 6 बजे नदी पुल पर पहुंचो अकेले। लाइन कट गई। आदित्य ने आंखें बंद कर ली। वह जानता था यह मुलाकात आखिरी के पहले वाली है। सुबह होने से पहले ही विनय पहुंचा। यह ट्रैप है, उसने साफ कहा। लेकिन अगर तुम नहीं गए तो राघव नहीं बचेगा। आदित्य ने बैग उठाया। तो चलो, लेकिन शर्त पर। क्या? अगर मैं न लौटा तो सब कुछ पब्लिक कर देना बिना डरे। विनय ने सिर हिलाया। यह समझौता नहीं था, यह विदाई थी। नदी पुल सुनसान था। नीचे काला पानी बह रहा था, जैसे वह भी कुछ छुपा रहा हो। दूसरी तरफ 2 गाड़ियां खड़ी थीं। कावेरी देवी बाहर निकलीं। पहली बार बिना साड़ी, बिना दिखावे के। तुम्हें यह सब यही खत्म कर देना चाहिए था, उन्होंने कहा। आदित्य आगे बढ़ा। मेरी मां ने भी यही सोचा था। कावेरी देवी के चेहरे पर दर्द उभरा, फिर पत्थर बन गया। वह ज्यादा जानती थी। तभी पीछे से राघव को लाया गया। कमजोर जिंदा। आदित्य की मुट्ठियां भीज गईं। फाइल दो, कावेरी देवी बोली। आदित्य ने बैग खोला। अंदर खाली हार्ड ड्राइव। सब कुछ पहले ही लीक हो चुका है, वह बोला। कुछ सेकंड, फिर गोलियों की आवाज। अंधेरे में सब कुछ बिखर गया। उसी पल शहर में अलार्म बजे। सीआईडी ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। विनय दूर से देख रहा था। उसने ट्रिगर दबाया। लाइटें जलीं। कैमरे ऑन। कावेरी देवी पीछे हटी। पहली बार डर साफ था। तुम नहीं समझते, उन्होंने कहा। अगर मैं गिरी तो बहुत लोग गिरेंगे। आदित्य ने जवाब दिया। तो गिरने दीजिए। सायरन पास आ रहे थे। कावेरी देवी ने नदी की तरफ देखा, फिर आदित्य की तरफ। एक पल के लिए मां जैसी नजर आई, फिर वह अंधेरे में कूद गईं। पुल पर सिर्फ सन्नाटा रह गया। राघव जमीन पर गिर पड़ा। आदित्य उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन उसे पता था यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कुछ सच लाशों से भी भारी होते हैं। सुबह की पहली रोशनी नदी पर पड़ी तो पानी बिल्कुल शांत था, जैसे रात में जो कुछ हुआ वह कभी हुआ ही नहीं। पुलिस की नावें धीरे धीरे बहाव को काट रही थीं। गोताखोर पानी में उतर रहे थे। कावेरी देवी का शव नहीं मिला। आदित्य पुल के किनारे खड़ा था, आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें आंसू नहीं थे। अब रोने का वक्त निकल चुका था। विनय उसके पास आया। ऑफिशियली वह मृत घोषित कर दी जाएंगी, उसने कहा, लेकिन सिस्टम जानता है कुछ लोग कभी सच में मरते नहीं। आदित्य ने सिर हिलाया। और राघव सेफ है अभी। शहर में धीरे धीरे कर्फ्यू हटा। टीवी चैनलों पर नए शब्द चलने लगे। संस्थागत विफलता, नैतिक जिम्मेदारी, न्याय की उम्मीद। जांच आयोग बना। अफसर सस्पेंड हुए। कुछ नेताओं ने इस्तीफा दिया।
लेकिन आदित्य जानता था यह सिर्फ सतह है। राघव अस्पताल से बाहर आया, शरीर कमजोर था, लेकिन आवाज में अब डर नहीं था। क्या हम जीत गए? उसने पूछा। आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा। हमने लड़ाई लड़ी, उसने कहा। जीत वो इतिहास तय करेगा। कुछ हफ्तों बाद आदित्य उसी पुराने इलाके में खड़ा था जहां सब शुरू हुआ था। झुग्गी नहीं थी, लेकिन लोग थे नई शुरुआत करते हुए। माया ने उसकी तरफ देखा। तुम अब क्या करोगे? आदित्य ने जेब से मां की पुरानी फोटो निकाली। जो मां अधूरा छोड़ गईं उसे पूरा। दूर किसी दूसरे शहर में एक महंगे कमरे में टीवी चल रहा था। एक औरत खिड़की के पास खड़ी थी, चेहरा आधा अंधेरे में। न्यूज एंकर बोल रहा था, कावेरी देवी केस अब बंद। औरत हल्के से मुस्कुराई। केस बंद होते हैं, उसने खुद से कहा, कहानियां नहीं। आदित्य रात में शहर की छतों के बीच चलता रहा। अब वह भाग नहीं रहा था, अब वह छुप भी नहीं रहा था। उसे पता था, सच जीतता नहीं है, सच जिंदा रहता है। और कभी कभी यही काफी होता है। सब्सक्राइब, like, comment and share this story.